हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। आज की क्लास में आरएमएस 6 क्लास के 2025 के पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। मैं आपको आज इंग्लिश का सॉल्यूशन बताता हूं। इंग्लिश में आपका क्या क्या आंसर होने चाहिए थे। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पेपर का, ये इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए आंसर क्या होना चाहिए। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ब, यानी आपको वर्ब की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इसमें वर्ब क्या होगा पहले देखना पड़ेगा आपको, और उसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो यहां पे लिखा है फ्लोट, सारे सेंटेंसेस में फ्लोट लिखा है। तो फ्लोट एक वर्ब होती है, फ्लोट का मतलब तैरना होता है ना। तो यहां पर देखो ध्यान से, तो फ्लोट की सही स्पेलिंग बतानी है। तो फ्लोट में हम क्या यूज करते हैं, FLOAT होता है। इसका मतलब है हमारा आंसर डी होना चाहिए। स्पेलिंग वाइज डी में फ्लोट की स्पेलिंग सही लिखी है, इसका मतलब हमारा आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एवरीबडी अटेंडेड द पार्टी डैश हिज अंकल, यानी हर किसी ने पार्टी को अटेंड किया डैश हिज अंकल, यानी कि सबने तो पार्टी को अटेंड किया पर अंकल ने नहीं किया होगा, तभी लिखा है डैश हिज अंकल। तो अब देखो ध्यान से, तो ऑप्शंस में सब में अलग अलग ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो आपको यहां पे देना है कि हर किसी ने पार्टी को अटेंड किया उसके अंकल को छोड़ के, मतलब अंकल को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। नॉट इंक्लूडिंग के लिए एक प्रीपोजिशन होता है हमारे पास, नॉट इंक्लूडिंग का एक प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सेप्ट, यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में EX होना चाहिए, SS नहीं। ये तो एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना हो जाएगा। और अगर हमें लिखना है नॉट इंक्लूडिंग, तो एक्सेप्ट होना चाहिए। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आंसर बी बिल्कुल बेस्ट माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ मोडाल वर्ब। मोडाल की वर्ब का यूज करना है आपको इसमें। आप सेंटेंस को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। द चेयरमैन विल बी लेट फॉर द मीटिंग, यानी चेयरमैन क्या हो जाएंगे, मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे, यानी वो लेट आएंगे। इसका मतलब यू डैश हैव टू वेट टिल देन, यानी तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। आउटसाइड हिज चैम्बर, उसके चैम्बर के बाहर ही आपको वेट करना पड़ेगा। अब ऐसे में आपके पास मोडाल क्या क्या है, तो यहां पे पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ है हैव टू, और आपने देखा होगा कि हैव टू से पहले कैन कुड नहीं होता। कैन कुड नहीं होता, वो एबिलिटी को दिखाता है, इसीलिए प्रेजेंट की एबिलिटी कैन से दिखाते हैं और पास्ट की एबिलिटी कुड से दिखाते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए, कैन हैव टू कुड हैव टू गलत रहेगा। अब आपको मस्ट और मे में से चूज करना है। अब देखो वैसे तो दोनों ही सही लगते हैं, यानी ये क्वेश्चन में थोड़ा और इंप्रूवमेंट होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन स्टिल अगर एक ही आंसर करना है हमें, तो ये एक तरह का एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि करो ही, यानी कि करना पड़ सकता है आपको, वेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए जो पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम मस्ट को आपका सेकेंडरी ऑप्शन मानते, प्राइमरी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, मे इसका बेस्ट आंसर रहेगा। हालांकि देखा जाए तो मस्ट और मे दोनों फिट बैठते हैं, लेकिन आंसर मे को हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। द एंटोनिम ऑफ रेडियंस। रेडियंस का आपको एक एंटोनिम बताना है। अब ध्यान दो, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, अपोजिट, यानी उल्टा मीनिंग बताना है आपको। तो लिखा क्या है, रेडियंस। अब रेडियंस से एक बात ध्यान आती है आपको, आप लोग बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपने रेडियन कंपनी की बुक पढ़ी है। तो हमारी कंपनी की बुक का नाम क्या है, रेडियन। और अच्छी बात यह है कि एग्जामिनर को भी पता है, इसलिए उसने वो वर्ड दे दिया है, वहां से रेडियन का ही वर्ड बनाया है, रेडियंस। ओके, तो हमारी कंपनी का नाम है रेडियन, यानी जो आप वीडियो देख रहे हो वो रेडियन के ऑफिशियल चैनल पे देख रहे हो। हमारी बुक की कंपनी है, हमारा यूट्यूब चैनल है। आप ज्यादातर बच्चे रेडियन की बुक में से ही तैयारी करते हैं, आरएमएस का और सैनिक स्कूल का, जेएनवी का। हम जो एंट्रेंस टेस्ट है उसकी तैयारी अच्छी बुक्स में से कराते हैं। हमारे पास मैथ्स की होगी, इंग्लिश की होगी, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट को हम अच्छे से डील करते हैं। और बहुत बेहतरीन कॉन्टेंट, बहुत हमारी टीम उस पर बहुत मेहनत करती है, आपने देखा होगा। तो रेडियंस एग्जामिनर को भी पता है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें देख करके कि रेडियन हमारी बुक की कंपनी से बना हुआ एक वर्ड गया हमारे सामने, रेडियंस। अच्छा, रेडियंस का मतलब क्या होता है, रेडियंस का मतलब होता है चमक, शाइन, एनर्जी, लाइट। ओके, तो आप देखो यहां पे रेडियंस का मतलब है लाइट, यानी कि एक चमक। और लाइट किसको, देखो यहां लिखा है ल्यूमिनेंस। अब ल्यूमिनेंस का मतलब ही तो क्या होता है, बैटरी में होता है, तो ये भी लाइट से रिलेटेड होता है, ये भी लाइट की बात करता है, तो ये तो इसका सिनोनिम बन सकता है, यानी ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब देखो क्या लिखा है, डलनेस। डलनेस का मतलब क्या होता है, डार्कनेस। इसका मतलब है यहां पर इसका ऑपोजिट मिल चुका है हमें, डलनेस। ओके, एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच,
और इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, हम इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग। इसका मतलब ये दोनों आंसर हमारे नहीं बनेंगे, डलनेस इसका एंटोनिम बन जाएगा, और सिनोनिम अगर होता तो ल्यूमिनेस हम इसका बना लेते। तो इस तरह से हमारा आंसर बनेगा बी। ओके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सिनोनिम ऑफ एग्जॉशन, एग्जॉशन का मतलब थका हुआ, बिल्कुल थका थकाया। अब इसमें सिनोनिम यानी सेम मीनिंग बताना है, तो थके हुए का सेम मीनिंग क्या है, टायर्डनेस, यानी कि आंसर हमारा डी होना चाहिए। डी इज द बेस्ट आंसर फॉर एग्जॉशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन के बारे में बताना है। रोहन वोक अप लेट टुडे, यानी कि जो रोहन था वो आज सुबह लेट जागा। ओके, डैश ही मिस द स्कूल बस, और इसीलिए उसने क्या किया, स्कूल की बस को मिस कर दिया। अब ध्यान से देखें तो यहां पे लिखा है वोक अप लेट, है ना, तो ये एक रीजन है, ये सेंटेंस में एक रीजन बताया गया है, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, फिर उसका रिजल्ट हुआ कि वो स्कूल बस से लेट हो गया। ही मिस द स्कूल बस, उसने स्कूल की बस को ही मिस कर दिया। तो दिस इज रिजल्ट एक्चुअली। और अगर आपने कंजंक्शन को अच्छे से पढ़ा हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कंजंक्शन जब रिजल्ट का बताना होता है हमें, है ना, तो हम क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, देयरफॉर लगाते हैं, और ऑप्शन में क्या दिखाई देता है हमें, सो। और इस सो का जो हिंदी मीनिंग निकालना चाहते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है इसलिए, इसलिए कि वो लेट उठा था, इसीलिए ही मिस द स्कूल बस। तो दैट इज द आंसर, सो होना चाहिए आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, मतलब आपको गलत सेंटेंस बताना है, क्या कहां गलती की गई है आपको बताना है। ग्रामेटिकली जब भी आपको इनकरेक्ट बताना हो तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो वर्ब का ही होता है। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगानी चाहिए। जरा ध्यान से देखते हैं, तो यहां पे लिखा है वी, और वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसकी वर्ब क्या लिखी है, वेयर, यानी बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आई। मैंगोस एंड जैस्मिन्स आर, दो की बात कर रहे हैं तभी तो आर लगा हुआ है। यहां लिखा है ऑटम सीजन आर, गलत, एक सीजन का नाम है ऑटम, और ऑटम एक सीजन है तो एक की वजह से इज होना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या हुआ है, यहां पे आर लिखा हुआ है, गलत मिल गया ना, यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। द ट्रीज लुक, अब ट्रीज प्लूरल वर्ड है ना, ये प्लूरल वर्ड है, एक से ज्यादा ट्री की बात कर रहे हो, तभी तो यहां लुक लिखा है, अगर लुक्स होता तो गलत होता, लुक बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर सी होगा। सी में जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली क्या है, वो इनकरेक्ट है, इसीलिए वो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तुषार was having fever for the last 2 days, कि 2 दिनों से उसको बुखार था तुषार को। डैश told him not to drink anything cold, यानी किसी ने उसको ये बोला कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ठंडा नहीं पीना चाहिए। अब ये किसने बोला है देख लीजिए, देयर मदर ने, हिज मदर ने, तुषार मदर ने, या मदर ने। अब ध्यान से देखें तो तुषार एक है तो मैं देयर वर्ड यूज नहीं कर सकता इसके लिए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दो एक से ज्यादा के लिए होता है देयर। तो फिर हिज मदर बिल्कुल सही है, आप तुषार के लिए हिज मदर वर्ड यूज कर सकते हो कि उसकी माताजी ने उसको बोला था कि तुम्हें ड्रिंक ठंडा पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए। उसके बाद तुषार्स मदर, अब तुषार गलत है क्योंकि देखो नाउन का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता एक सेंटेंस के अंदर, बार बार तुषार नहीं बोल सकते। जब एक बार तुषार बोल दिया तो दोबारा से तुषार थोड़ी बोलेंगे, उसी का क्या लेना पड़ेगा, हमें प्रोनाउन लेना पड़ेगा या उसका एडजेक्टिव लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये भी गलत है, और अकेले मदर की तो बात हो ही नहीं रही है। इसका मतलब हुआ आंसर हमारा एक ही वैलिड है, वो है his mother. His mother told him not to drink anything cold. ओके ना, इस तरह से आंसर बनेगा his mother. नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पता है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इमोशन को बोलते हैं, फीलिंग को बोलते हैं, और इसमें ना आपको सफिक्स भी हेल्प करते हैं। जैसे मैं बोलूं रियल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, रियलिटी। पंचुअल का पंचुअलिटी, और यहां क्या लिखा है, सिंसियर से बना हुआ सिंसियरिटी। तो सिंसियरिटी किस ऑप्शन में लिखा है, सी में, तो मिल गया हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, बेस्ट नहीं होता है, सिंसियरिटी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बताना था हमें सेंटेंस के अंदर से, ऑप्शन को देखते ही पता चल गया। सिंसियर से बना हुआ है सिंसियरिटी, यानी आई टी वाई से एंड होने वाले वर्ड क्या बन सकते हैं हमारे लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकते हैं। पंचुअल से पंचुअलिटी, रेगुलर से रेगुलरिटी, इसी तरह से हमारा बना सिंसियर से सिंसियरिटी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बतानी है। देखो क्वेश्चन टैग में हमेशा सबसे अच्छी बात पता क्या होती है कि पॉजिटिव का बनता है नेगेटिव और नेगेटिव का बनता है पॉजिटिव। ओके, तो ध्यान दे, तो यहां पे नोबडी तो पहले से लिखा हुआ है, यानी ये नॉट इसके अंदर ही है, तो ये
कैसा सेंटेंस माना जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव ही आंसर होना चाहिए। और देखो ध्यान से, जहां नेगेटिव है वो गलत माना जाएगा। अब डी में नेगेटिव लिखा है हैवेंट, तो गलत हो गया, बाकी सब में पॉजिटिव लगा हुआ है। और अच्छी बात क्या है कि नोबडी का प्रोनाउन पहले से ही लिखा हुआ है, दे होना चाहिए, सही बात है, दे ही होना चाहिए। और आपको ये पता होगा टेंस कैन नॉट बी चेंज, जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाते हो सेम टेंस के साथ बनाते हो। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? हैज। और हैज हैव का आंसर हैज हैव होता है, लेकिन दे के साथ हैज नहीं आता, दे के साथ तो हैव आता है, इसीलिए आंसर बी गलत होगा, दे हैज की वजह से। और हैड से टेंस बदल जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। और अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है? हैव दे, इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर क्या है हमारा? ए सही होगा, टेंस कैन नॉट बी चेंज। और यहां नोबडी को दे लिखा है और दे के साथ हैज नहीं आता, हैव आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की ये गलतियां होती हैं और बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत भी आंसर किया होगा, क्योंकि उन्होंने ये देखा ही नहीं कि पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें नोबडी लिखा हुआ है। नोबडी का मतलब कोई भी नहीं होता है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार्डियोलॉजिस्ट इज एन एक्सपर्ट टू ट्रीट एलिमेंट रिलेटेड टू। अब कार्डियोलॉजिस्ट किसकी ट्रीटमेंट करता है? लंग्स की, किडनी की, स्किन की, या फिर हार्ट की? इसका मतलब आंसर हमारा डी होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है? हार्ट की ट्रीटमेंट करता है, इसलिए आंसर ये बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ डिलाइटफुल साइट टू फाइंड अ डैश ऑफ काउस। अब ध्यान दे, यहां पे डैश है और यहां काउस है, कॉमन नाउन लिखा है ना प्लूरल फॉर्म में, तो राइटर एक्सपेक्ट करता है कि आप यहां पर क्या लिखें? कोई ना कोई ग्रुप लिखें, ग्रुप। अब ग्रुप ऑफ काउस को क्या बोलते हैं? आप याद करो, नाउन वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होता है, आपको सिखाया जाता है कलेक्टिव नाउन, है ना, कलेक्टिव नाउन। तो जैसे लॉयंस के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं, मेंबर्स के ग्रुप को कमेटी बोलते हैं, ऐसे बताओ काउस के ग्रुप को आपने क्या पढ़ा हुआ है? याद करो, आपने पढ़ा होगा हर्ड। जितने मिल्क गिवर होते हैं ना, जितने मिल्क गिवर हैं, बफेलो है, काउ है, गोट है, जो दूध देते हैं, उन सभी का एक ग्रुप होता है, उनको क्या बोलते हैं? हर्ड। और यहां काउस का भी क्या है, तो क्या बनेगा? हर्ड। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? हर्ड। अ हर्ड ऑफ काउस। वैसे आप नॉर्मली याद करते हैं इसको, नॉर्मली याद करते हैं कि भाई चलो इसके ग्रुप को ये बोलते हैं, इसके ग्रुप को ये बोलते हैं, लेकिन यहां पे सेंटेंस के थ्रू आपसे पूछा गया है, लेकिन बात तो फिर भी वही है, आपको काउस के ग्रुप को क्या बोला जाएगा? हर्ड बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू रिपोर्टेड स्पीच पूछा गया आपसे। हालांकि ये क्वेश्चन को देखते ही अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आपके 6 क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया है ना। आपको इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, चलो पूछ लिया है तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि अगर ऐसा आगे से कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है, तो जब आप ट्रेनिंग लेते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, हमारी भी बुक्स आपने पढ़ी है, उस बुक्स में आपको ना डिटेल में दिया हुआ है। आपने 6 स्टैंडर्ड की बुक पढ़ी हुई है हमारी, जिसमें आरएमएस, सैनिक स्कूल, इन सब की तैयारी होती है, तो वो उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ना। और आपको कभी ऐसा लग जाता है कि सर ये चीज बुक में नहीं लिखी हुई थी, तो आपको एलिमिनेट करना चाहिए, आपको आंसर को हटाना चाहिए कि आपके यहां ऑप्शंस में से गलत क्या है। जो बच जाएगा वो ठीक माना जाएगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? द टीचर सेड एवरीबडी हैंड ओवर योर नोटबुक फॉर चेकिंग। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी को अपनी नोटबुक को चेक करने के लिए हैंड ओवर कर देना चाहिए। टीचर ने कहा ऐसा, तो टीचर ने किसको कहा होगा? स्टूडेंट्स को कहा होगा, स्टूडेंट्स को कहा होगा। अब यहां पे ध्यान दे, तो यहां योर किसका इंडिकेशन है? स्टूडेंट्स का। लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स को यहां सेंटेंस में लिखूंगा तो एक से ज्यादा होने की वजह से मुझे उनको क्या लेना पड़ेगा? देयर, यानी थर्ड पर्सन फॉर्म में उसको देयर लेना पड़ेगा मुझे। एक स्टूडेंट होता तो मैं हिज लिखता या हर लिखता, लेकिन ज्यादा स्टूडेंट्स होने की वजह से मैं क्या लिखूंगा? या देयर। अब देखो, जिस ऑप्शन में देयर नहीं है वो गलत माना जाएगा। अब देखो, ए में कहीं पर भी देयर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब राइटर ने योर लिखा है तो आपको देयर तो लिखना पड़ेगा यहां पे। अब बाकी सब में चेक करो तो देयर दिखाई दे रहा है आपको, सब में देयर दिखाई दे रहा है, तो सब आंसर बन सकते हैं आपके, पर ये कंफर्म है ए तो नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या मैं शुड लगा सकता हूं यहां पे? अरे शुड तो हमने कब सीखा होता है? जब शैल का पास्ट लगाना होता है तब शुड लगा सकते हो, जैसे विल का पास्ट वुड लगाते हो, कैन का पास्ट कुड लगाते हो। तो यहां लिखा ही कहां है शुड? तो हम आंसर में शुड तो बना नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये वैसे ही गलत हो गया, है ना। ये तो रिलेवेंट क्वेश्चन ही नहीं था। अब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑलमोस्ट सही लगेंगे, ऑलमोस्ट सारी बातें एक जैसी लिखी हुई है इसके अंदर। लेकिन आपको याद होगा कि जब इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं ना हम लोग,
क्वेश्चंस वाले, तब हमें आस्क्ड सिखाया जाता है। और जब हम डेक्लरेटिव जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, उसमें टोल्ड सिखाया जाता है। इसका मतलब है प्रेफरेंस हमें देनी हो तो हम सी को देंगे, क्योंकि आस्क्ड नहीं, आंसर क्या होना चाहिए, टोल्ड होना चाहिए। टोल्ड से ही इसका आंसर बनाएंगे, क्योंकि डेक्लरेटिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, डेक्लरेटिव का मतलब जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, जैसे एवरीबॉडी सब्जेक्ट है। अगर मैं डू डज से स्टार्ट करता, इज एम आर से स्टार्ट करता, तो इंटेरोगेटिव बनता, और इंटेरोगेटिव में होता है आस्क्ड, और डेक्लरेटिव में क्या होता है, टोल्ड होता है, इसलिए आंसर टोल्ड बनेगा। सी का आप आंसर बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल जिसको आता है, हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, अच्छे से आप ध्यान से देखना, तो बहुत अच्छे से सिखाया गया टेंस के रूल उसमें। अब ध्यान दे कैसे बनाते हैं। तो यहां लिखा है कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पसंद करेंगे, आईएनजी में। तो रूल्स हो, हम अपने रूल को ना टेंस के नाम से ही बना सकते हैं, ये एक आर्ट है, आपको आनी चाहिए। मान लीजिए लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो तीनों को मैं सेटिस्फाई करूंगा। देखना अब इस कॉन्टिन्यूअस को मैंने किससे सेटिस्फाई कर दिया, आईएनजी लगा के, क्योंकि आईएनजी होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस में। अब परफेक्ट में क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है, याद करो परफेक्ट में, पर आईएनजी से पहले बी होता है, और बी की थर्ड फॉर्म क्या लिखना चाहिए हमें, बीन। बीन लगा दिया उठा के। अब बताओ प्रेजेंट दिखाने के लिए आप हैज हैव लगाओगे कि हैड लगाओगे, हैज हैव लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट का साइन हैज हैव लगाना पड़ेगा, तो यहां हैज या फिर हैव से हम प्रेजेंट फॉर्म बना देंगे। अब हमें ये रूल जिस ऑप्शन में दिखाई देगा वही आंसर है। अच्छा, हैड नहीं हो सकता ना, पास्ट की बात कर सकता है ये, इसलिए गलत हो गया। यहां पे देखो वॉज लिखा है, इसलिए ये तो रूल बना ही नहीं है। अब ए और डी में से एक सिलेक्ट करना है, लेकिन आपको पता होगा आराध्या एक लड़की का नाम हो गया, ये लड़के का किसी का भी नाम हो, पर है तो एक ही तो है। और एक के अकॉर्डिंग मैं हैज लगाना पसंद करूंगा कि हैव लगाना पसंद करूंगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम हैज लगाते हैं, इसलिए डी गलत हो जाएगा, आंसर हमारा ए बन जाएगा। बन चुका है हैज बीन वेटिंग, यानी बिना सेंटेंसेस को पढ़े हुए भी रूल को देखते आंसर बन जाते हैं, और इसी को आर्ट बोलते हैं। इसी के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इसी के लिए आप टीचर से ट्रेनिंग लेते हो। अगर अच्छा टीचर है, अच्छा ट्रेनर है, तो आपको ये बातें सिखाएगा, और आपको इसी के लिए बेहतरीन किताबें लेनी होती है, अच्छी किताबें लेनी होती है। और मैं हमेशा से बोलता हूं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड बुक्स होती है। आप जानते होंगे, हमने हमेशा से पढ़ा है, स्कूल टाइम में भी पढ़ा है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन एक बात और ऐड कर लो कि बुक्स साइलेंट गुरु होती है। क्या होती है, साइलेंट गुरु। साइलेंट गुरु का मतलब होता है कि वो हमेशा हमारे साथ है, बोल नहीं रही है, लेकिन उसमें सब कुछ लिखा हुआ है ना, उसको हम सीखते हैं वहां से। तो साइलेंट गुरु को अपने साथ रखो, है ना। बोलने वाले गुरु, बोलने वाले ट्रेनर तो आपको यूट्यूब पे भी मिलते हैं, क्लासेस में भी मिलते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके गुरु हैं। साइलेंट गुरु एक ही होता है, बुक्स। इसलिए एक अच्छी किताब का होना लाइफ में बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, आप आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने लिखा है चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ सेंटेंस। तो आपके सामने ग्रुप ऑफ सेंटेंस सही लिखना है कि सही क्या लिखा हुआ है। अब ध्यान दे, तो ये फर्स्ट पार्ट में जो लिखा हुआ है ना, ये लगभग ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर थोड़ा सा जो देखिए यहां 3 लिखा है, डिजिट्स में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में डिजिट्स में तो नहीं लिखना चाहिए भाई, ये गलत हो गया, इसको हटा दीजिए। अब इन तीनों को देखो बिल्कुल सेम लिखा। अच्छा, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लिखा है, ये भी गलत हो गया, है ना। अब यहां देखो तो कोई मिस्टेक दिख रही है, यहां मेरे को बिल्कुल दोनों सेम लग रहे हैं। अब इन दोनों में से मुझे एक चूज करना है। अब यहां देखो एक लिखा है वन ऑफ देम और एक वन ऑफ दे। अब आप सोचो कि ऑफ के बाद प्रोनाउन जब हम लगाते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं ऑफ के बाद आप मी लगाओगे कि आई लगाओगे, बच्चे कहेंगे सर मी लगाएंगे। बाय के बाद आई लगाओगे कि बाय मी लगाओगे, बाय मी लगाएंगे। इसका मतलब हर प्रेपोजिशन के बाद हमें अगर प्रोनाउन लगाना हो, उसके जस्ट बाद अगर हमें प्रोनाउन लगाना हो, तो सब्जेक्टिव वर्ड नहीं लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव वर्ड लगाते हैं। जैसे कि देम क्या है, ऑब्जेक्टिव, दे क्या है, सब्जेक्टिव, आई क्या है, सब्जेक्टिव, मी उसका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ऑफ के बाद सब्जेक्टिव वर्ड नहीं आता, गलत माना जाएगा। ओके, गलत माना जाएगा, यानी आपका बी भी गलत हो गया, तो आंसर हमारा ए बन जाना चाहिए। ए बनना चाहिए बेस्ट आंसर हमारा, ठीक है ना। ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देख पा रहे हो वन ऑफ देम, और यहां पे स्माइल्स लिखा है, किसको देख करके, वन को, क्योंकि एक की बात करोगे तो सिंगुलर की वजह से हमें स्माइल्स करना पड़ेगा। आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि ऑफ के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं बोलूं आई लगाओगे ऑफ के बाद के मी, तो बच्चे बोलेंगे मी लगाएंगे। वी लगाओगे क्या,
अस लगाएंगे, यू लगाएंगे, यस यू में कोई दिक्कत नहीं है। आप ही और शी और हर में से क्या लगा सकते हो, हर लगा सकते हो। ही और हिम में से क्या लगा सकते हो, हिम लगा सकते हो। दे और देम में से क्या लगा सकते हो, देम लगा सकते हो। ओके ना, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। क्या सेंटेंस है जी, डैश बुक टाइटल स्वामी एंड फ्रेंड इज रिटन बाय आर के नारायण। ओके, तो ये बुक के बारे में बोला है और आर्टिकल्स के ऑप्शन मिले हुए हैं। अब देखो बुक भी लिखा है, बुक का नाम भी लिखा है और किसने लिखा है वो भी लिखा है, इतना कुछ तो बता दिया। ये किसका इंडिकेशन है, डेफिनेट आर्टिकल। हमें डेफिनेट, हम ये बुक डेफिनेट बुक, ये दुनिया की कोई भी किताब नहीं है, कोई खास किताब है, एक किताब है। यानी जब भी किसी बुक को आप डेफिनेट या किसी भी नाउन को डेफिनेट करते हो तो आपको आर्टिकल क्या लगाना चाहिए, द लगाना चाहिए। इसीलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को पढ़ेंगे और आप उसमें से क्या निकाल देंगे, प्रॉपर नाउन। अगर आपको पहले से याद है तो सीधे ऑप्शन को देख के ट्राई कर सकते हो आप, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो जब भी आपका ऐसा पेपर आता है, जब आप पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपने सबने रियलाइज किया होगा कि जो पेपर था ना वो लेंदी ज्यादा था, रीडिंग पे भी बेस्ड है। तो अगर आपको जल्दी बनाना है और पूरा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं होता उनसे। वो कहते हैं कि नहीं सर हमें आता सब कुछ था लेकिन हम पूरा नहीं सॉल्व कर पाए। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप हर सेंटेंस को पढ़ रहे हो ध्यान से, क्योंकि आप तो चाहेंगे हम पढ़े, लेकिन थोड़ी थोड़ी हैबिट इस बात की बनाओ कि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो आपको देखते ही आंसर, जैसे मैंने बोला प्रॉपर नाउन बताइए, तो मैं इस सेंटेंस को क्यों पढ़ूंगा, मैं पहले ऑप्शंस को पढ़ लूंगा ना, क्या पता एक ही ऑप्शन में मिल जाए हमें। तो यहां पे देखो प्रॉपर नाउन एक ही दिख रहा है मुझे ऑप्शंस में, तो मैं पूरे सेंटेंस को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट थोड़ी ना करूंगा। जब लिखा ही है रिहान, जब मुझे पता है कि किसी लड़के के नाम को ही हम क्या बोलते हैं, किसी पर्सन के नाम को, किसी स्पेशल नाम को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, तो मैं पूरा सेंटेंस क्यों पढ़ूंगा, मेरा आंसर बन गया। ऐसे भी करना चाहिए कभी कभी क्वेश्चंस को, जो देखो जहां पढ़ने की जरूरत है वहां पढ़ो, लेकिन जहां पढ़ने की जरूरत नहीं है मत पढ़ो। जैसे इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सही ऑप्शन चूज करना है सेंटेंस के। अब देखो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। अब क्योंकि मैं पूरा सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे कि वाइल राज वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, जबकि राज क्या कर रहा था, पौधों को पानी दे रहा था, उस समय क्या हुआ। अब इसके लिए मुझे सारे सेंटेंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे तो कोई ऐसा आंसर मेरे को दिख नहीं रहा दिमाग में, पूरे सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। देखो पहला क्या लिखा है ऑप्शन में कि वाइल राज वॉज वाटरिंग द प्लांट्स ही सो, उसने देखा, अ स्ट्रेंजर एंटरिंग द गार्डन, एक स्ट्रेंजर को, अजनबी को अंदर आते हुए देखा। बिल्कुल सही लगा जी, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लगी इसको पढ़ने में, ग्रामेटिकली सही भी है। और आपको पता भी है टेंस में कॉम्बिनेशन होता है, पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट होता है। अगर एक सेंटेंस पास्ट का शुरू होता है तो आगे भी पास्ट आता है, और सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सो। पास्ट का कॉम्बिनेशन हमेशा किससे बना सकते हो आप, पास्ट से। तो पास्ट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट और फ्यूचर से तो नहीं होता है, लेकिन पास्ट से तो होता ही है। तो ये पहला ऑप्शन ही मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे दूसरा पढ़ लेते हैं। चलो अब देखो यहां गड़बड़ है, क्योंकि लिखा है ही हैज तो प्रेजेंट का इंडिकेशन होता है, तो पास्ट वाले सेंटेंस में प्रेजेंट वाला सेंटेंस नहीं आ सकता, गलत हो गया। कुड हैव सीन, ये वैसे ही पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। और आप यहां देखो वॉज सीइंग, सीइंग, सी वर्ब एक नॉन एक्शन वर्ब होती है, जिसको हम कभी भी आईएनजी फॉर्म टेंस के साथ तो नहीं बनाते हैं, टेंस के साथ इसको आईएनजी नहीं लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये भी गलत है, तो आंसर हमारा ए ही सही था, बेस्ट आंसर ए मिल गया था हमें। ओके, लेकिन हमें पढ़ना पड़ा सारा, क्या पता उससे बेस्ट आंसर हमें मिल जाता। तो सबके कोई ना कोई पॉइंट थे जो कि गलत लिखे हुए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। माई aunt is very skilled in gardening, everybody praises her for her। तो यानी प्रेस करना, तारीफ करना, प्रेस कर, हर कोई उसकी प्रेस, उनकी प्रेस करता है। तो अब क्या है कि उनके पास स्किल कौन सी है, गार्डनिंग की, यानी अच्छा प्लांटेशन करते होंगे। अब ऐसे में गार्डन जो होता है वो ग्रीन का साइन होता है ना। अब देखो ग्रीन वर्ड कहां लिखा है आपका, ए, तो यहीं से आंसर बन गया। अब पूरा सेंटेंस क्यों पढ़ूं मैं कि व्हाइट लिखा है, येलो लिखा है, स्किल्ड लिखा है, ग्रीन, तो आंसर क्या बनना, ग्रीन। गार्डन के लिए ग्रीन ही वर्ड यूज करोगे। ग्रीन हैंड्स, स्किल्ड हैंड नहीं, ग्रीन हैंड्स बोलना पड़ेगा। जो अच्छी प्लांटेशन करते हैं, अच्छी गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, उनकी स्किल के लिए यूज करते हैं ग्रीन हैंड्स, नॉट स्किल्ड हैंड। ओके, तो आंसर हमारा मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द कलेक्टिव नाउन
फिर से वही बात आ गई ना, कलेक्टिव नाउन आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए मैं पूरे पूरे सेंटेंस क्यों पढ़ूंगा भाई, जब कलेक्टिव नाउन बताना है। तो आप जब इतने सारे वर्ड को याद करते हो, टीचर्स आपको याद कराता है, बुक्स में लिखा हुआ है, तो कलेक्टिव नाउन को तो देखते ही बनाना लेना चाहिए। अब यहां पे कलेक्टिव नाउन मुझे दिख रहा है क्या, साफ साफ बी में दिख रहा है, अ ट्रुप ऑफ डांसर्स। अब बच्चे कह रहे सर आप तो टीचर हो इसलिए आपको दिख रहा है, लेकिन आपको भी तो याद करना होता है। अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर नहीं दिखेगा आपको। कभी आपको लग रहा है बिना, जिसने याद किया हुआ है, बच्चे ने क्लास में याद किया है, उसको होमवर्क मिलता था कलेक्टिव नाउन की, मैं आपको 50 वर्ड की लिस्ट दे रहा हूं, बच्चा उसको याद कर लो, है ना। डांसर्स के ग्रुप को ट्रुप बोलते हैं, सिंगर्स के ग्रुप को क्वायर बोलते हैं, लायंस के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं, ऐसा तो आपको याद कराया जाता है। तो जब याद कराया तो साफ साफ दिख रहा है ना, तो मिल गया आंसर। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, हमारा टाइम भी बचाना है, हमें टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको, ऐसे करिए आप। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि जब वो 6 क्लास में इतना लेंदी पेपर दे रहा है, तो इतना लेंदी पेपर देने का कारण भी क्या है कि वो चाहता है कि आपके कुछ स्कोर कम हो जाए, आप पढ़ ही नहीं पाओ, आपको लगे कि आया है, आप आता सब कुछ था आपको, लेकिन कर नहीं पाए आप लोग। तो हम स्मार्ट अप्रोच रखते हैं और हम पूरे पूरे सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं सेंटेंस को, अब जैसे इसमें देखो क्या लिखा है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्या आपको नहीं पढ़ा है कभी किसी ने कि क्वेश्चन टैग बनाते समय पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव होता है और नेगेटिव का पॉजिटिव होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो। अब ध्यान दे, तो यहां क्या लिखा है, इट इज रॉन्ग टू हर्ट अदर्स। तो कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, कोई नॉट नहीं लिखा हुआ है, यहां पे नोट नहीं लिखा हुआ, कोई नेगेटिव जिसके अंदर पहले से नोट होता है ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो जब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो मैं एक्सपेक्ट क्या करूंगा, आंसर मेरा नेगेटिव बनना चाहिए। नेगेटिव नहीं होगा तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा। दूसरी बात, टेंस भी बदल नहीं सकता हूं मैं, और टेंस नहीं बदलने का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट बी चेंज। अगर यहां इज है तो आंसर इज से ही बनना चाहिए। अब मेरे को इज भी लगाना है और नेगेटिव में लगाना है। इज और नेगेटिव मुझे कहां दिखाई देता है, तो यहां इज है लेकिन नेगेटिव नहीं है, यहां इज भी है और नेगेटिव भी है, तो क्या लिखा है, इजेंट इट। इसका मतलब आंसर हमारा सी बन जाएगा। अब डज को लिखने वाले बच्चों सुन लो, ए और डी को, उन्होंने लिखा होगा प्रेजेंट टेंस, ना 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 ना। अगर इजएमआर लिखा है तो आंसर इजएमआर होना चाहिए, वॉज वर लिखा है तो आंसर वॉज वर होना चाहिए। डू डज तो तब आता जब फर्स्ट फॉर्म लिखी होती, प्ले, राइट्स, इस तरह से डू, है ना, तो डू डज तब आता है। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव समझते हो ना, जो डेक्लरेटिव वो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, डेक्लरेटिव, असर्टिव। उसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे मैं आपको बोलूं कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो ये डेक्लरेटिव है, लेकिन डेक्लरेटिव का भी ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, इसलिए मैं नेगेटिव क्या बनाऊंगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन क्या बनाऊंगा, डू आई प्ले क्रिकेट, है ना। शी राइट्स अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर। तो इसका मतलब है कि डेक्लरेटिव के दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। लेकिन आपको क्या बोला गया, देखो बोला गया आइडेंटिफाई द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर दिस इंटेरोगेटिव, यानी आपको इंटेरोगेटिव का अफर्मेटिव बनाना है ना, अफर्मेटिव। और टेंस तो बदल नहीं सकते हैं इसमें, इसमें टेंस नहीं बदल सकते हैं भाई। जोन से टेंस को यहां पे सेंटेंस लिखा है क्योंकि हमारे सामने डजंट लिखा है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था डज शी राइट अ लेटर, लेकिन उसका डेक्लरेटिव क्या बोला था मैंने, शी राइट्स अ लेटर, फर्स्ट फॉर्म से बनाया था। तो डू और डज का अफर्मेटिव जो बनता है वो फर्स्ट फॉर्म से बनता है, और यहां लिखा है फर्स्ट फॉर्म क्या है, आवर कंट्री पोजेस। तो पोजेस करना, तो पोजेस एक फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी। तो मैं अब देखता हूं किस ऑप्शन में लिखा है, तो यहां हैज लिखा है, ये गलत हो गया, ये तो परफेक्ट बन जाएगा। बनाना तो इंडेफिनिट था डू डज वाला, यहां इज लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। मैं पूरे पूरे सेंटेंस थोड़ी ना पढ़ूंगा। अब यहां लिखा है आवर कंट्री पोजेसिस, इसका मतलब यहां पोजेस में एस लगा है सिंगुलर की वजह से, कंट्री की वजह से। जैसे शी राइट नहीं बोलते हो, शी राइट्स बोलते हो, ऐसे। इसका मतलब सी बिल्कुल सही है, और यहां पर भी इज लगा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि पूरे पूरे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन करी है, जैसे कि आपको किताब में भी दी जाती है, आप जब टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ते हो तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि आप इस पॉजिटिव का नेगेटिव बनाइए, इस नेगेटिव का पॉजिटिव बनाइए, इसका डिक्लेरेटिव बनाइए, बार बार चेंजेस करते हैं, तो इसमें हैबिट बन जाती है बच्चों की। ओके, नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है। अच्छा, पैसिव बनाने के लिए अब ऐसा थोड़ी ना सेंटेंस पढ़ोगे पूरा, बात की बात है, एक रूल को देख लिया करो पहले, सबसे अच्छी बात है रूल को देखा करो। अब देखो रूल क्या लिखा है, क्लास मॉनिटर विल, यहां से रूल शुरू हो गया, विल कलेक्ट,
विल कलेक्ट, बता दो कौन सा टेंस है, विल कलेक्ट। बच्चे बोल रहे हैं सर फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता होगा विल तो आना कंपलसरी है, सब में विल लिखा हुआ है। देखो पहले तीनों में विल लिखा है लेकिन अगले में आर लिखा है लास्ट वाले में, तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। टेंस नहीं बदलना है, पहली बात टेंस नहीं बदलना है। फिर उसके बाद जब आप पैसिव बनाते हो ना तो हम फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनाते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनाते हैं बी से। किससे बनाते हैं, बी से। विल के साथ बी लगा होना चाहिए और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए। थर्ड फॉर्म के बिना तो पैसिव बन ही नहीं सकता। जब एक्टिव से पैसिव बनता है तो थर्ड फॉर्म तो आना ही चाहिए, थर्ड फॉर्म तो आना ही चाहिए। तो अब ध्यान दे, तो यहां कलेक्टिंग आईएनजी लिखा है, ये गलत हो गया। और यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, विल हैव। जब ऊपर हैव है ही नहीं तो क्यों लिखा है यहां पे, इसका मतलब आंसर ए है, यानी विल बी कलेक्टेड इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बनाते हैं आंसर, ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं। टेंस कैन नॉट बी चेंज। आपके सामने फिर से क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है जी, इमोशन वाले वर्ड्स, सरप्राइज करने वाले वर्ड्स, है ना। तो वी हैव, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, तो वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, तो ये तो खुशी की बात है फिर। और खुशी की बात के लिए आप इनमें से कौन सा इंटरजेक्शन लगाते हैं, खुशी से पागल हो जाते हैं जीतने के बाद, हुर्रे लगाते हैं, हुर्रे वाओ, ऐसे वर्ड लगाते हैं, तो इसका मतलब आंसर हमारा डी होना चाहिए, डी बनाएंगे बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल बताना है। अब आपको एक्सक्लामेटरी जानते हैं ना, या तो इंटरजेक्शन लगा हो या व्हाट और हाउ से शुरू हो और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लिखा हो, इस तरह से, वही एक्सक्लामेटरी होता है, जो कि बी में पढ़ने से दिखाई देगा आपको। देखो व्हाट से भी शुरू हो रखा है और साथ में लास्ट में क्या लिखा है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, यही हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बना जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूटेड, चिल्ड्रन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया द रिमेनिंग स्वीट्स, जो बचे हुए क्या थे, स्वीट्स थे, इक्वली बांट दिए देमसेल्फ, अपने खुद के अंदर या उन लोगों के अंदर। तो अब ध्यान दे, तो इनका मतलब यह हुआ कि देमसेल्फ्स का मतलब हुआ कि डिस्ट्रीब्यूट किया है स्वीट्स को देमसेल्फ, उनके बीच में। तो यहां पर एक पर्सन तो नहीं रहा होगा, ज्यादा होंगे। अच्छा, देमसेल्फ लिखा हो या ऑल लिखा हो, हम मान के चलते हैं कि वो दो तो नहीं है, दो से ज्यादा है। अब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं। और अगर कभी भी आपको 2 के बीच में कुछ देना हो, 2 के बीच में, तो 2 के बीच में हम बिटवीन वर्ड यूज करते हैं। बिटवीन वर्ड 2 के बीच की बात करता है, लिखा होना चाहिए 2। देखो देमसेल्फ में लिखा नहीं है तो मान के चलना पड़ेगा 2 से ज्यादा है, और लिखा होता तब भी मानना पड़ता। और आप जब भी अमंग वर्ड यूज करते हैं, अमंग वर्ड का यूज करना, ये प्रीपोजिशन होते हैं दोनों, ये 2 से ज्यादा होते हैं। 3 तो होने चाहिए कम से कम, 3 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5, 6, 7, 8 कितना भी हो सकता है। या तो ऑल ही लिख दो उनको उठा के, या इन सभी को हमने यहां पे क्या लिखा हुआ है, देमसेल्व्स लिखा हुआ है। इसका मतलब आई थिंक अब आंसर समझ चुके हो क्या होना चाहिए, आपका आंसर अमंग होना चाहिए, अमंग देमसेल्व्स। ओके, ऐसे बनाएंगे आंसर। इसका क्या बताना है आपको, द राइमिंग वर्ड फॉर स्लिप। राइमिंग वर्ड समझते हो ना, लास्ट की सेम साउंड, स्लिप, स्लैप बदल गई, स्लिप, क्लिप, देखो सेम साउंड है, तो इसका मतलब आंसर हमारा बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। मैनी पीपल मे गेट, गेट, अब बताओ गेट लिखा है, ऑप्शन पढ़ो क्या है, इफेक्ट, अफेक्ट, ये लिखे हुए सब में। तो जब भी आपके सामने ये वर्ड लिखा आ जाए इफेक्ट, ओके, इफेक्ट लिखा आ जाए, या फिर एक वर्ड लिखा आ जाए अफेक्ट, अफेक्ट लिखा आ जाए, तो इफेक्ट और अफेक्ट ये 2 वर्ड जो होते हैं हमारे, इन दोनों को मीनिंग वाइज तो लगभग हम वही मानते हैं, प्रभाव, इन्फ्लुएंस। ओके, लेकिन आप इफेक्ट तब लगा सकते हैं जब आपको सेंटेंस में एक नाउन की फॉर्म चाहिए, एज अ नाउन जब आप उसको यूज करते हैं। और अफेक्ट में ए तब लगाते हैं जब आपको उसकी वर्ब की फॉर्म चाहिए होती है। तो अब बताओ, गेट के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नाउन की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। तो इफेक्ट वाले सारे ऑप्शन हटाने पड़ेंगे आपको, यानी ए भी गलत माना जाएगा और सी भी गलत माना जाएगा। अब बताओ थर्ड फॉर्म किसको मानूं, अफेक्टेड को, या इसमें देखो है तो थर्ड फॉर्म पर डबल एफ नहीं है इसके अंदर, ये स्पेलिंग ही गलत है। यानी देखा जाए तो 2 चीज पूछ ली राइटर ने आपसे, एक तो नाउन वर्ब की अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछ ली,
ऊपर से स्पेलिंग भी चेक करवा लिया आपसे, तो दो कॉन्सेप्ट एक ही में अप्लाई कर दिया। इसका मतलब यानी कि आंसर हमारा डी नहीं, क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, गेट अफेक्टेड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। अब ध्यान देना, क्योंकि ऑर्डर बताना है, सेंटेंस का ऑर्डर, एक सीक्वेंस बताना है आपको। अब अगर ऑर्डर कभी बताना हो ना आपको, तो पहले सेंटेंस को पढ़ना जरूरी है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सीधे आंसर बन जाएगा ना, आपको सारे सेंटेंस पढ़ने चाहिए, है ना। अब इसमें टाइम भी लगेगा, कॉमन सेंस का है, ये रीडिंग पे भी डिपेंड करता है। जितने बच्चे रीडिंग करते हैं इंग्लिश में, ज्यादा अच्छी पढ़ते हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो उनका थोड़ा एक फ्लो यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो, दैट ही फॉरगॉट टू विश हिज बेस्ट, तो दैट से मैं शुरू नहीं करूंगा। कभी भी आपने देखा होगा सीधे सेंटेंस में दैट से शुरू कर दिया आपने, ये तो हमारा रेलेवेंट लगता ही नहीं है पढ़ने में, है ना। आरव से तो स्टार्ट कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आरव वॉज फीलिंग सॉरी दैट ऑन हिज बेस्ट फ्रेंड, फिर से वही बड़बड़, दैट बीच में कहां से आ गया भाई, पूरा सेंटेंस खत्म करोगे तब तो दैट लगाना चाहिए था। फिर देखो, ही फॉरगॉट टू विश हिज बेस्ट फ्रेंड अनिश ऑन हिज बर्थडे। आरव, क्या हो रहा है, बार बार ना हमारे बीच में रोज, ये गलत है। अब सीधे ही से नहीं स्टार्ट करोगे, जब लिखे हैं नाम सब तो नाम लिखा होना चाहिए था। आरव वॉज फीलिंग सॉरी दैट ही फॉरगॉट टू विश हिज बेस्ट फ्रेंड अनिश ऑन हिज बर्थडे। बिल्कुल एकदम रीडिंग वाइज परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सी में गड़बड़ थी, ही में पहले ही लिख दिया है। ही सीधे बोल दोगे, पहले हमें क्या पता ही कौन है, जब आप नाम बता रहे हो तो पहले उसका नाम लिखोगे कि पहले ही लिख दोगे, पहले आप उसका नाम लिखोगे फिर ही लिख सकते थे, लेकिन यहां पहले नाम से स्टार्ट होना चाहिए था। इसका मतलब आंसर डी बनेगा हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसमें जेंडर क्लियर नहीं होता। जैसे मैं ही बोलूंगा ना तो आपको लगेगा मैं बॉय की बात कर रहा हूं, मैं शी बोलता हूं तो आपको लगेगा सर ये तो आप किसी गर्ल की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा प्रोनाउन जो हमारे जेंडर को नहीं बता पा रहा है कि वो लड़का है, लड़की है, एक है कि एक से ज्यादा, ऐसा कुछ, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। इनडेफिनेट प्रोनाउन में आप देखो तो यहां ही आप डेफिनेट बोलोगे, ये तो बता रहा है साफ साफ, इनडेफिनेट तो नहीं है। यहां दीज बुक्स है, मेरी बात हो रही है, यहां पर भी पता चल रहा है, यहां पे आई मेरी बात चल रही है। यहां लिखा है देखो नो वन, नो वन का मतलब कोई नहीं, हमें नहीं पता लड़का है कि लड़की है, इसका मतलब आंसर डी होगा। नो वन इज आवर इनडेफिनेट प्रोनाउन। नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, ऐसे वर्ड्स भी क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन माने जाते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर दिस अफर्मेटिव स्टेटमेंट। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, टाइप ऑफ सेंटेंस कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। उसको टाइप ऑफ सेंटेंस में टाइप भी समझ में आने चाहिए, कितने सारे क्वेश्चन टाइप क्या है, ऊपर से ट्रांसफॉर्मेशन भी आनी चाहिए। बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करा करो आप इस बात की, बुक्स में से प्रैक्टिस करो इस बात की कि जैसे ही पॉजिटिव आया तो उसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव का अफर्मेटिव क्या होगा, उसका एक्सक्लामेटरी, ये बनाने की कोशिश करा करो आप। तो यहां पे आपसे पूछा गया है क्या कि आपके सामने जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रखा है, ये देखो बिल्कुल एक पॉजिटिव बात बोली गई है, नेगेटिव नहीं है इसके अंदर कुछ भी। और आपको बनाना क्या है, इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो टेंस नहीं बदलना। अब यहां वोज लिखा है तो यहां वोज ही होना चाहिए, वोज नहीं होगा तो गलत माना जाएगा। पहले तो मैं यही चेक करूंगा, अब मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि पूरे सेंटेंस मत पढ़ना। अब ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं, जैसा टेंस यहां है वही टेंस तो नीचे होना चाहिए ना। तो टेंस किससे समझ में आएगा आपको, वॉज से। तो पहली रिक्वायरमेंट तो मेरी वॉज है, बाद में बाकी बातें सब चेक करेंगे। अब देखो यहां क्या लिखा है, डिड गलत कर दो, वॉज सही कर दो, हैज गलत कर दो, डू गलत कर दो। क्या लगा आपको कि पढ़ना पड़ा पूरा सेंटेंस? पढ़ना ही नहीं पड़ा, आपसे राइटर ने बोला ही नहीं, आपको बोला है बस तुम बता दो टेंस कौन सा है, बोला है टाइप लेकिन था तो टेंस। आपको टेंस मैच करना होता है, टेंस नहीं बदलता जब आप सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, चाहे वो अफर्मेटिव की हो, चाहे इंटरोगेटिव की हो, चाहे नेगेटिव की हो, टेंस नहीं बदलते। तो सबसे पहली चीज ही टेंस है, आपको चेक कर लेना चाहिए। आपसे पूछा गया फिर से क्वेश्चन एक, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस विदाउट एरर। यानी इसमें एरर है, पहले ढूंढो इसमें से एरर क्या है, फिर आपको नीचे ऑप्शंस में बताना है कि सही क्या लिखा गया है, बताओ आप। तो यहां पे देखते हैं क्या गलती है, कमेटी हैव सेंट इट्स रिपोर्ट, पढ़ना पड़ेगा भाई ध्यान से। कमेटी क्या है जी, कमेटी आप ध्यान दे तो एक कलेक्टिव नाउन है। कमेटी क्या है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को बोलते हैं,
ग्रुप ऑफ मेंबर्स को कमेटी का नाम बोलते हैं हम। तो कमेटी अपने आप में क्या है, ये वर्ड कमेटी अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन को आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में लिख सकते हो। यानी अगर मैं वर्ब लिखूंगा कलेक्टिव नाउन के बाद, तो वो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकती है और उसकी फॉर्म प्लूरल भी हो सकती है। ये दोनों मैं लिख सकता हूं, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन पे डिपेंड रखेगा। अब अगर तो आपको लगता है कि कमेटी में यूनिटी दिखाई दे रही है मुझे, यूनिटी समझते हो ना, कि अगर मान लीजिए सब कुछ पॉजिटिव होता है, सहमत होते हैं सारे एक दूसरे से, तो वो यूनिटी है। लेकिन सब में आपस में लड़ाई हो रही है तो डिवीजन माना जाएगा। तो आपको सिंगुलर तब लिखना है जब इसमें यूनिटी है, प्लूरल तब लिखना है जब इसमें डिवीजन है। अब लिखा क्या है देखो ध्यान से, ये लिखने से पता चलेगा ना। कमेटी हैव सेंट इट्स रिपोर्ट। अब कमेटी ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने अपनी रिपोर्ट को किसी को सेंड कर दिया। रिपोर्ट कब सेंड करते हैं, जब सारे मेंबर्स आपस में अग्री हैं एक पॉइंट को लेके, है ना। अब कमेटी मेंबर्स सब अपने सारे पॉइंट्स को लेके अग्री हैं, तभी तो रिपोर्ट बनके तैयार हुई है, नहीं तो रिपोर्ट तैयार हो ही नहीं सकती थी। अगर एक का थॉट अलग है, दूसरे का थॉट अलग है, तो फिर वो डिवीजन है, वो रिपोर्ट कभी नहीं बनेगी। रिपोर्ट बन गई है तो उनमें क्या है, यूनिटी है, और यूनिटी का मतलब क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो यहां हैव नहीं, क्या होना चाहिए था, यहां हैज। तभी तो यहां क्या लिखा है, देखो इट्स लिखा है ना, इट्स। हाँ, तो ये देखो कहां लिखा है। अब सी में देखो क्या लिखा है, द कमेटी हैज सेंट इट्स रिपोर्ट, इसका मतलब सी बिल्कुल ठीक है। और ध्यान से देखो तो ये सब इट्स लिखे हुए हैं ना, ये वैसे भी इट इज है, इट्स पॉजेसिव वाला नहीं है, ये इट इज है। इन सभी तीनों इट्स का मतलब है इट इज, लेकिन इट्स का मतलब है पॉजेसिव। रिपोर्ट के साथ क्या लिखा होना चाहिए, इट्स। कलेक्टिव नाउन का पॉजेसिव क्या होता है, हमेशा इट्स, अगर वो सिंगुलर है तब। इसीलिए मुझे आंसर सी बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमिनिन फॉर्म ऑफ हॉर्स इज। बड़ा आसान है, हॉर्स का फेमिनिन क्या होता है, यानी कि जो हम फीमेल फॉर्म बनाते हैं हॉर्स की, वो क्या होती है, मेर होती है ना। तो इसका मतलब आंसर हमारा ए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, नाउन के टॉपिक में लिखा होता है कि जेंडर को कैसे याद करना है और कौन कौन से वर्ड्स हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और आपने तैयार नहीं कर रखे हैं। तो ये देखो किसका, ये क्या लिखा है, डिड। अच्छा, डिड क्या होता है पता है आप सबको, डिड का मतलब होता है पास्ट। क्या होता है, पास्ट। और जब पास्ट को कभी भी इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पहले हैड लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जहां ऑप्शन में पहले आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म देख लेना चाहिए, फिर आंसर बनाएंगे आप। कोई ऐसा ऑप्शन जहां पे लिखा हो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन कौन से में लिखा है, देखो सी में लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है, ए और बी में लिखा नहीं है तो गलत है वो। ओके, मैं इनमें से ही आंसर चूज करूंगा। अब यहां पे वॉज लिखा है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में वॉज आस्किंग, कहां लिखा है सेड का आस्किंग, सेडिंग। ये सेइंग लिखा है क्या, ना ना, आईएनजी लगाते नहीं है कभी इनडायरेक्ट में, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा सी होगा, यानी कि आस्क्ड के साथ आप आई हैड बॉट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। इसी तरह से आंसर सी बना दीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, यानी कि आपके सामने एक्टिव है, आपको पैसिव बनाना है तो हमें हमेशा रूल को देख के बनाना चाहिए। यहां लिखा है टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टॉट। टॉट का मतलब समझ रहे हो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट, और पास्ट का मतलब होता है कि आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे जो पास्ट की बात करता है। यहां पे पास्ट सब में है, सी में पास्ट नहीं है, देखो हैज लिखा है, ये गलत हो गया। ओके, यहां आईएनजी है लेकिन ऊपर आईएनजी नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहां भी देखो ध्यान से, तो आईएनजी लिखा हुआ है बीइंग में, ये भी गलत हो गया। आईएनजी तो तब आएगा जब आप टीचिंग वर्ड यूज करते, इसका मतलब हुआ आंसर एक ही रह गया, बी। सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और पास्ट भी है ना। आईएनजी तभी आता है जब आईएनजी पहले लिखा हो, यहां आईएनजी नहीं लिखा हुआ था तो आंसर गलत था। आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, ये सेंस का क्वेश्चन हो गया। आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़ोगे पहले, फिर आप अपना आंसर पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू सॉल्व द मैथमेटिक्स पजल एज इट वॉज डैश। अब भाई देखो, ज्यादातर बच्चे अगर मैथ की पजल्स को सॉल्व कर पाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैसी पजल रही होगी, आसान ही रही होगी ना, तभी तो सॉल्व कर पाए। इसका मतलब इज हो गया, इजी। डी को सिलेक्ट कीजिए, इजी, है ना। ऐसे आंसर, तो नॉलेज का क्वेश्चन था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल ऑप्शन। इवन इफ अ पर्सन स्लीप्स, यहां तक कि एक पर्सन सो भी जाता है ना जब, द ब्रेन कंटिन्यू टू वर्क बिकॉज, ब्रेन तो काम करता रहता है हमेशा,
क्यों करता है आगे बताया गया, बिकॉज के बाद बताया गया कि काम क्यों करता है। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है इसलिए कहा मरे, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे होते हैं, है ना, सारे ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ही है हमारे लिए, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। ये नॉलेज का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, रीडिंग का क्वेश्चन है, ये कोई ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है ये। इट इज बिजी इन ऑर्गेनाइजिंग मेमोरीज और ड्रीमिंग वाइल अ पर्सन स्लीप, ये सही लग रहा है ना, ऐसा ही होता है कि वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज कर रहा होता है मेमोरीज को हमारी रात को सोते समय, और अभी तभी आपने देखा होगा कि रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग काम चलता रहता है, हमें थॉट आते रहते हैं, कई बार अच्छे सपने आते हैं, कई बार खराब सपने आते हैं, है ना, ऐसा हो जाता है। इसका मतलब आंसर हमारा बी बिल्कुल ठीक है, बाकी सब तो फालतू के ऑप्शन लग रहे हैं, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपका आंसर मिल चुका है, बी इज द बेस्ट आंसर। आगे देखो, द मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ हैन, हैन का बताना है, तो हैन का क्या होता है भाई, हाँ हैन का मतलब क्या है, मुर्गी, है ना, आपको मुर्गा किसको बोलते हो, रूस्टर को बोलते हैं, रूस्टर इज द आंसर, तो दिस इज द मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ हैन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द सेल्फ, सेल्फ। अब देखो जिस वर्ड की एंडिंग एफ या एफ ई से होती है तो हम वीईएस लगाते हैं प्लूरल फॉर्म बनाने में, जस्ट लाइक थीफ का होता है थीव्स, इसका मतलब वीईएस किस में लिखा है, सी में, तो सी इज द बेस्ट आंसर, ऐसे बनाना है ना, एफ की एंडिंग वीईएस से कर देनी चाहिए प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, देखो पूछा गया, आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है और आप पढ़ लेना उसको, लेकिन आपको बोला गया है आप एडवर्ब को आइडेंटिफाई करो, तो जब आप नाउन को पढ़ते हो, एडवर्ब को पढ़ते हो, एडजेक्टिव को पढ़ते हो और बोला गया सेंटेंस में से आप दिखाओ, तो भाई सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहले ऑप्शन ही पढ़ लो, क्या पता पढ़ना ही नहीं पड़े, ये तो टाइम वेस्ट करने के लिए दिया ना राइटर ने। हो सकता है इसमें आंसर बनना, देखो हो सकता है इसमें से आंसर बने, लेकिन यह भी तो पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर ऑप्शन को देख के ही बन जाए, मैं उसको पढ़ूंगी नहीं। अब जैसे मैं एग्जाम्स लिखता हूं, एग्जाम में एस लगा हुआ है, नाउन को ही एस लगता है, ये तो नाउन की फॉर्म हो गई, गलत हो गया, उसको बाद में देख लेंगे, अगर नहीं बनेगा तब देखेंगे ना, जब बन जाएगा तो क्यों देखेंगे फिर। डिस्पाइट क्या होता है, प्रीपोजिशन, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के बावजूद, तो ये तो प्रीपोजिशन हो गई, ये गलत हो गया। एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीम से बना है, एक्सट्रीमली एल वाई वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं, और गुड का क्या होता है, गुड एडजेक्टिव होता है, और वेल क्या होता है, एडवर्ब, दोनों का मतलब तो अच्छा ही होता है ना, तो ये काम की विशेषता होती है वेल, कोई काम अच्छा करता है तो वेल बोलते हैं, जैसे वेल डन, है ना, और कोई इंसान अच्छा था तो क्या बोलते हैं, गुड, जैसे गुड बॉय, तो इसका मतलब ये भी एडवर्ब है, इसका मतलब एडवर्ब तो मिल गई हमें। और यहां पे क्या है, पार्टिसिपेशन, तो ये शन लिखा है, जिसके एंड में शन आता है वो वैसे ही नाउन होता है, इसका मतलब ये भी नाउन है। तो मैं इतने बड़े सेंटेंस को क्यों पढ़ूं जब मेरे ऑप्शंस में से ही आंसर बन रहे हैं, हमें टाइम बचाना आना चाहिए। ओके, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल्स। आप समझ पा रहे हो ना कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको जल्दी बनाना भी आना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन पर इस बात को हम कर सकते हैं, लेकिन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है जहां पूछा जाएगा आपसे कि चलो बताओ ये नाउन, इसमें से नाउन कौन है, तो पहले तो ऑप्शन पढ़ लो भाई, क्या पता ऑप्शन से आंसर बन जाए हमारा। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के करेक्ट यूसेज बताने हैं, यानी कि हमें ये तीन इसमें से कम गलत होंगे, एक ही सही होगा, गलत को निकालना है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। While ऋतिक bought 2 packets of chips and a chocolate, तो यहां पे लिखा है अ चॉकलेट, और उसके बाद रिया बोट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम में एन आ गया, बिल्कुल परफेक्ट है। एंड पिज्जा, अब देखो पिज्जा में प है और यहां अ पिज्जा होता तो ठीक माना जाता, इसका मतलब ये वाला तो आर्टिकल के एंगल से गलत माना जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। While ऋतिक bought 2 packets of chips and a chocolate, रिया bought एन आइसक्रीम सही है, एंड अ पिज्जा भी सही है, बिल्कुल सही लिखा है, ये तो मुझे तो कहीं इसमें मिस्टेक दिखाई नहीं दी। उसके बाद आगे पढ़ते हैं सी में, हो सकता है कि इनमें से भी सही हो तो फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, या तो दोनों गलत हो जाएंगे। While ऋतिक bought 2 packets of chips and a chocolate, रिया bought अ आइसक्रीम, ना एन आइसक्रीम होता है, इसका मतलब गलत हो गया। हम इसी पे फिर से देख, द आइसक्रीम लिखा है इसमें, ये भी गलत हो गया, है ना, एन आइसक्रीम होना चाहिए था, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है ना, उसको आप आंसर बना लीजिए, बन गया आंसर हमारा। आगे बढ़ते हैं। रिहाना वॉज फीलिंग अ लिटिल डैश सो शी couldn't go to school today।
हाँ, स्कूल कब नहीं जाता कोई पर्सन? जब वो बीमार होता है ना। और यहां पे तो ऑप्शंस में दिखाए हुए हैं कुछ इडियम्स के नाम है ना। तो आप याद करो अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब वो क्या होता है? बी इल, बी सिक, यानी बीमार होना। तो बीमार होने की वजह से वो स्कूल नहीं गई होगी। रिहाना वॉज फीलिंग अ लिटिल इल या सिक, सो शी कुडंट गो टू स्कूल टुडे। इसका मतलब आंसर अंडर द वेदर होगा, क्योंकि अंडर द वेदर ईडियम का ही मतलब होता है बीमार हो जाना। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर, यानी वर्ड का ऑर्डर सेट करना है। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा ध्यान से सारे सेंटेंसेस को, और यहां पे आपकी रीडिंग हैबिट भी पता चलेगी कि आप रीडिंग करते हो कि नहीं करते हो। अगर आप इंग्लिश की रीडिंग करते हो तो आपको एक परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। ग्रामर का आंसर नहीं है ये। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नॉट फ्रॉम रेन अम्ब्रेलास वर ओरिजिनली मीन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द शेड ऑफ द सन। हालांकि अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। तो रखते हैं एक बार, मैं इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता हूं। अगर इससे बेटर ऑप्शन मिला तो मैं उसको चूज करूंगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द शेड ऑफ द ट्री अम्ब्रेला वर। दैट इज ऑल्सो ठीक ठीक सा लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा। आगे देखते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नॉट फ्रॉम रेन, ना ये गलत है, ये नहीं हो सकता, सी गलत है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अम्ब्रेला वर ओरिजिनली मीन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द शेड ऑफ द सन, नॉट फ्रॉम रेन। ओके, दिस बिल्कुल सही लिखा है, एकदम परफेक्ट है। क्योंकि देखो यहां पे अम्ब्रेला बाद में आया और यहां पे अम्ब्रेला पहले आया, क्योंकि जो दैट है वो अम्ब्रेला के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब ए और बी दोनों गलत होंगे, आंसर हमारा डी होना चाहिए। डी इज द बेस्ट आंसर, बिल्कुल सही पढ़ने में लगता है। आगे बढ़ते हैं। वाइल अ लायन रोर्स करता है तो बर्ड क्या करते हैं? बर्ड चहचहाते हैं, चर्प करते हैं। तो यहां पे चर्प्स वर्ड यूज किया भी गया है, तो आंसर हमारा ए होना चाहिए। चर्प करते हैं बर्ड्स। चूज द करेक्टली फॉर्म सेंटेंस। सेंटेंस की फॉर्म चेक करनी है जो सही लिखी है, और जब भी करेक्टली फॉर्म बोला गया है तो आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन बन सकता है, टेंस का क्वेश्चन बन सकता है। क्या लिखा देखो, एवरी प्लैनेट, पढ़ने पड़ेंगे सारे सेंटेंस। एवरी प्लैनेट ऑर्बिट। अब एवरी प्लैनेट मतलब हर एक, एक सिंगुलर की वजह से ऑर्बिट्स होता तो ये सही माना जाता, लेकिन अभी तो गलत है, क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस लगाना चाहिए। एवरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट का इंडिकेशन होता है। यूरेनस रोटेट्स होता तो सही होता, ये भी गलत निकला। द अर्थ रोटेट्स, देखो बिल्कुल सही है ना, अर्थ एक है तो रोटेट्स में एस लगा हुआ है। ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑर्बिट, फिर से एंड के बाद ये भी तो वर्ब है ऑर्बिट करना, तो ये भी तो एस होना चाहिए था, यानी ये भी गलत हो गया आंसर में, इसमें एस नहीं लगा हुआ था। जुपिटर टेक्स, बिल्कुल सही है, और आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि और कोई वर्ब है ही नहीं, इसका मतलब आंसर यही है। डी इज द बेस्ट आंसर। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सबके सब ये क्या है, एक साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है, सच्चाई के सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब लगती है एस वाली, और प्लूरल में एस नहीं लगता। तो सब सिंगुलर थे और सब में एस होना चाहिए था, एक ही में लिखा मिला जुपिटर में। ओके, आंसर ये होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, पैसेज का क्वेश्चन आ गया है। तो पैसेज में जनरली ऐसा होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर पैसेज पढ़ लो, ये भी ठीक होता है। या एक थोड़ा सा आइडिया ले लो पैसेज किसके बारे में, ताकि आपको बार बार घूम घूम के पैसेज में ना आना पड़े। एक बार थोड़ा सा आइडिया लेते हैं और मेरे साथ साथ सभी अपने आप पढ़ेंगे इसको क्या लिखा हुआ है। एक थोड़ा सा आइडिया लेंगे, कुछ कीवर्ड्स निकालेंगे इसके अंदर से, है ना। कुछ कीवर्ड्स निकालते हैं इसके अंदर से, किसके बारे में बात की गई है। जैसे मीरा वॉज अ चीयरफुल गर्ल ऑफ क्लास 5 एट सनशाइन पब्लिक स्कूल इन न्यू दिल्ली। तो इससे पता चला कि पूरा पैसेज किसके ऊपर बनने वाला है, मीरा के ऊपर। और वो कैसी लड़की है, चीयरफुल गर्ल है, स्कूल का नाम बताया गया है। शी हैड अ वॉइस एज स्वीट एज अ नाइटिंगल, यानी उसकी आवाज नाइटिंगल की तरह ही सुंदर, बड़ी मीठी आवाज है उसकी, इसका मतलब सुरीली आवाज है उसकी। एंड was the lead singer of the school choir as well, यानी क्वायर समझते हो ना, सिंगर का ग्रुप होता है, तो ग्रुप का एक मेंबर भी है वो, क्वायर का सिंगर है। तो हर टीचर अडोर्ड हर फॉर हर क्वालिटी ऑफ डेडिकेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसकी टीचर उसको क्यों पसंद करती है, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी ऑफ डेडिकेशन है, उसके अंदर डेडिकेशन भी है और उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कला भी हो गई। One evening her parents received an email which conveyed that she got
एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एट एन इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल, यानी इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में उनको एक बार ईमेल मिला कि वहां पर इनवाइट किया गया उनको, उनके पेरेंट्स को ये ईमेल मिला। मीराज फादर who was also a musician, उनके पिता के बारे में बताया, वो भी म्यूजिशियन थे, was particularly glad ऑफ हर सक्सेस, उसको बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उसकी कामयाबी उसको दिख रही थी पापा को। मीरा स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर मोर टाइम फॉर द परफॉर्मेंस देन शी केम टू नो, फिर उसको पता चला, यानी अभी वो तैयारी कर रही थी जाने के लिए अहमदाबाद, उसको पता चला हर स्कूल एनुअल डे इज ऑल्सो शेड्यूल्ड ऑन द सेम डे। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया? देखो सेम डे पर जहां उसको एक जाना है अहमदाबाद में म्यूजिक फेस्टिवल में जाना है, उसी दिन पे एनुअल का क्या हो गया उनका। यानी कई बार हमारे साथ भी होता है कि सेम डे पे दो प्रोग्राम हैं, एक को छोड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं कि मीरा किसको सिलेक्ट करती है ना। वैसे आप क्या करते कि आप अपने स्कूल के जो क्वायर के ग्रुप के मेंबर भी हो, और आपके एनुअल स्कूल में भी आपको एनुअल फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करना है, और एक आपको एक प्रोग्राम मिला है यानी कि इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल अहमदाबाद में, तो कि वहां जाएंगे। आप क्या चूज करते सोच के बताना मुझे, ठीक है। हालांकि आपकी अंदर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेडिकेशन बताएगी कि क्या करना चाहिए था आपको। फिर से पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ने में तो। फिर उसके बाद यहां तक हो गया था फॉर विच शी वॉज प्रिपेयरिंग टू परफॉर्म एट द म्यूजिक फेस्टिवल शी न्यू दैट शी हैड टू लीड द क्वायर। मीरा फेल्ट पजल, अब वो भी कंफ्यूज हो गई। द म्यूजिक फेस्टिवल वॉज अ चांस टू शो द वर्ल्ड हर सिंगिंग, यानी वहां जाएगी तो उसको चांस मिलेगा सिंगिंग का पूरे वर्ल्ड के लिए। बट द एनुअल डे वॉज वेयर हर क्वायर फ्रेंड्स depended on her. After thinking deeply, Meera made her choice. She decided to perform at स्कूल एनुअल डे। ओके, यानी कि सब कुछ सोचने के बाद उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो किसके साथ पार्टिसिपेट करेगी, अपने स्कूल के साथ। तो दैट इज वेरी ह्यूज थिंग। हाँ, मीरा के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, कितना अच्छा डिसीजन लिया उसने। उसके बाद शी बिलीव दैट, उसको लगता था वाइल द म्यूजिक फेस्टिवल वॉज अबाउट हर इंडिविजुअल ग्रोथ एंड एनुअल डे वॉज अबाउट टीम वर्क एंड लॉयल्टी, यानी कि उसको ऐसा लगता था कि उससे क्या है कि वो उसकी अगर वो वहां जाती है उसमें अहमदाबाद में, तो उसकी खुद की अकेले की ही क्या होगी, एक उसके करियर बनेगा, लेकिन वहां पर तो सबका ही टीम का वर्क है स्कूल में। शी डिडंट वॉन्ट टू लेट हर क्वायर डाउन। वेरी गुड। ऑन द एनुअल डे मीरा sang beautifully, leading the choir with confidence, and the performance was magical and everyone applauded her team. Her teachers praised her not only for her voice but also for her sense of responsibility, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसके टीचर ने भी उसकी तारीफ करी। मीरा got several opportunities later for her musical talent and she also proved herself well in academics. Very good, very good. उसने बाद में मौका तो मिलना ही था उसको। तो अब देखो सब के सब आपने देखा मीरा की कहानी है ना, एक बड़ी मोटिवेशनल कहानी है हम सब के लिए। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आंसर बताते हैं। What did मीरा do? पहला तो यही क्वेश्चन पूछना था, उसने किया क्या होगा, जैसे हमको पता है क्या किया उसने। When she came to know, जब उसको पता चला that her school annual day function and the musical festival perform were scheduled on the same day, तो पजल हो गई थी क्या वो, उसने डिसाइड क्या किया था, करा क्या, मतलब शुरू में तो पजल हुई थी ना, बाद में क्या किया था। she decided to lead the choir and perform well on her school annual day instead of going to the music fair. That is answer C, आंसर बिल्कुल बेस्ट रहेगा, है ना। इसीलिए बोला जाता है थोड़ा पैसेज पढ़ लेना चाहिए, पैसेज की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको, थीम पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हर एक लाइन का हिंदी बनाते चले जाओ ना, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। आपको उस पैसेज की थोड़ी थीम समझनी चाहिए कि किसके बारे में है और क्या बोला जा रहा है। मेन से वर्ड आपको हाईलाइट कर लेने चाहिए। चूज द सुटेबल एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, डिस्क्राइब मीरा को डिस्क्राइब करने वाला एक एडजेक्टिव क्या होगा। हालांकि देखा जाए तो चीयरफुल तो थी वो, खुशमिजाज थी। चीयरफुल समझते हो ना, जो बहुत खुश रहता हो अपनी लाइफ में, उसको बोलते हैं चीयरफुल। फ्रेंडली थी वो, फ्रेंडली वैसे थी, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो फ्रेंडली थी, लेकिन ऊपर कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि हमें जब भी आंसर देना है तो पैसेज के अकॉर्डिंग देना होता है, ये भी ध्यान रखिए आप। हम अपनी तरफ से नहीं सोच सकते कि फ्रेंडली थी वो, कैसे मान लिया फ्रेंडली थी, लिखा कहां है फ्रेंडली थी, ये तो लिखा हुआ है कि चीयरफुल थी, चलो, लेकिन फ्रेंडली नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबल थी। क्या थी वो, रिस्पॉन्सिबल थी, तो रिस्पॉन्सिबल भी थी वो,
है ना, वो रिस्पॉन्सिबल भी थी। तो यानी कि अगर आपको बोला जाए कि चूज द सुटेबल एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब मीरा, मीरा को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड बताने हैं आपको, तो आप क्या चूज करते हैं कि मीरा वॉज अ चीयरफुल गर्ल, बिल्कुल डिस्क्राइब कर सकते हैं मीरा को, गर्ल बहुत चीयरफुल थी वो। और क्या था, रिस्पॉन्सिबल थी, वो आगे लिखा हुआ था। फ्रेंडली, अब क्योंकि फ्रेंडली भले ही ना लिखा हो, लेकिन अब मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसका मतलब है ऑल ऑफ द ऑप्शंस मुझे सारे ही मानने पड़ेंगे, है ना। फिर हमें ऐसे ही मान लेंगे कि वो फ्रेंडली भी रही होगी, क्योंकि दोनों लिखे हैं ऊपर। हालांकि इस क्वेश्चन को और अच्छा बनाया जा सकता था पैसेज के अकॉर्डिंग, चलो जैसा बना हुआ है आप इसको आंसर बना ले डी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा देखो, 6th क्लास में फिगर ऑफ स्पीच पूछ गया, पोएटिक डिवाइसेस पूछी गई है, ये गलत है, नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन पूछ लिया है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं सिखाया गया ना स्कूल में ना कहीं और जगह पे। तो पोएटिक डिवाइस, तो ये थोड़ा एक कह सकते हैं हाई लेवल वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 7th 8th स्टैंडर्ड का 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ गया। चलो आ गया तो कोई बात नहीं, एक अच्छा तरीका बताता हूं आपको। क्या लिखा है, शी हैड अ वॉइस एज स्वीट एज। तो जब भी कभी एज लिखा हो अकेला, या एज का ग्रुप लिखा हो, जैसे इसमें ग्रुप में लिखा हुआ है एज का पेयर, क्या लिखा हुआ है एज, जिसका मतलब होता है उतना जितना कि शी हैड अ वॉइस एज स्वीट एज अ नाइटिंगल, नाइटिंगल की तरह ही उसकी मीठी आवाज थी, सुरीली आवाज थी। या लाइक वर्ड यूज कर लिया जाए, तो ऐसे वर्ड की वजह से हम सिमली मानते हैं। क्या मानते हैं, सिमली। ये एक पोएटिक डिवाइस है जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा। ये एक राइटर का लिखने का तरीका होता है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए सेंटेंस को सिमली वर्ड यूज किया है, यानी इसमें पोएटिक डिवाइस क्या यूज की गई है, सिमली, जहां पे एज आ जाए, लाइक आ जाए सेंटेंसेस में। तो जैसे मैं बोलूंगा यू आर जस्ट लाइक योर ब्रदर, यू आर जस्ट लाइक योर सिस्टर, तो लाइक वर्ड यूज करना, एज वर्ड यूज करना किसका इंडिकेशन होता है, सिमली का। तो आगे के लिए भी आप इस बात के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच ऑल्सो मीन्स ब्लिसफुल। What is blissful? Delightful, cheerful, खुश रहने वाला। और इसमें सारे वर्ड में देखा तो एक वर्ड लिखा है ऊपर ही, पहले ही वर्ड में लिखा था cheerful, तो इसका आंसर क्या बनेगा, cheerful। cheerful is the blissful, ओके ना, बिल्कुल लिखा है शुरू में ही, blissful का मतलब और cheerful का मतलब एक ही होता है। आगे देखो, what do we learn from the मीरा स्टोरी। मीरा स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है बताओ, कि we should strive फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ, क्या हमें अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए ही मेहनत करनी चाहिए, तो ये तो नहीं शिक्षा मिलती हमें इससे, ठीक है। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हमें, बिल्कुल ठीक है भाई, रिस्पॉन्सिबल तो होना ही चाहिए हमें। वी शुड फोकस ऑन स्टडीज एज वेल एज ऑन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, दूसरी एक्टिविटी में भी पार्ट करना चाहिए स्टडी के साथ साथ, बिल्कुल सही लिखा है, इसका मतलब दोनों सही है। तो आंसर हमारा, यानी ये दोनों एक्टिविटीज दोनों में दिख रहा है, क्योंकि बी और सी लिखा है हमारा नीचे ऑप्शन, तो मैं इसको आंसर नहीं मानूंगा, मैं आंसर डी को मानूंगा। डी इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि दोनों पॉइंट बी और सी उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ओके, तो इस तरह से आपका सोल्यूशन मिला है, और बहुत ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल होगा। आप अपनी नॉलेज को चेक कर पा रहे हो इसमें, और कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। इसी तरह से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और आप हमारी बुक्स ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट आपको नीचे दिखाई दे रही होगी, आप अमेजोन से हमारी बुक्स ले सकते हैं। इंग्लिश की स्पेशली 2 लेवल की बुक है, एक 6th क्लास की लेवल की है और एक 9th क्लास की लेवल की है, जिसमें ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल में पढ़ाए गए हैं। हमारी रेडियंट टीम ने काम किया उस पर, मैंने भी काम किया उस पर। तो आप बड़े ध्यान से आप क्या करोगे, उस बुक्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और आपका स्कोर उससे 100% बढ़ेगा ना। फिर आप एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं, आने वाले कभी भी आपको 1 डे एग्जाम देने हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम देना होगा आपको, बहुत सारे और भी आपकी लाइफ में एग्जाम होंगे, तो ये जो 6th और 9th स्टैंडर्ड की 2 किताबें हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और एस इंग्लिश ग्रामर, ये दोनों बुक बहुत परफेक्ट बुक हैं। इनमें काफी हद तक बहुत अच्छे से क्लैरिटी दिखाई देगी आपको कॉन्सेप्ट्स में, और साथ साथ अच्छी प्रैक्टिस भी है जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड भी है, और PYQs भी उसमें इंक्लूड है, जो RMS के, सैनिक स्कूल के, JNV स्कूल के, सबके हैं ऑलमोस्ट। तो बड़े ध्यान से देख लेना। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।